A very good morning, everyone. Sorry, a very good afternoon, everyone. So, देखिए आज का जो एक्ट है ये सबसे मतलब अगर मैं आपके जितना भी एपीओ का सिलेबस है, देखिए आज का जो एक्ट है आपके एपीओ का जितना भी टफ सिलेबस मतलब सारे सिलेबस में सबसे टफ जो सब्जेक्ट पढ़ने वाला है वो ये है राजस्थान एक्साइज एक्ट। एक्ट आसान है बट याद नहीं होते डेफिनेशंस याद नहीं होती। याद क्यों नहीं होती सर? क्योंकि जब आप एक्साइज एक्ट को पढ़ने जाओगे तो उसके डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती और हम करते हैं इनको रटने की कोशिश, तो यहाँ पर चीजें याद नहीं होती। ठीक है सर, मैं कुछ कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, वही मेन जैसे हम करते हैं कि मेंस के लिए अगर किसी माइनर एक्ट को पढ़ रहे हैं तो आइडेंटिफाई कीजिए छोटा सबसे सबसे छोटे सवाल में कौन सा पूछ सकते हैं, देन द लार्जर एंड द ऐसे राइटिंग टाइप में। ये एक्ट याद नहीं होता है, इसके साथ दिक्कत ये है। ये याद इसलिए नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को याद करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अब ये एक्साइज एक्ट आरजेएस में भी है, तो आप जितना एफर्ट इसमें करेंगे उतना ही आपको आरजेएस में भी हेल्पफुल रहेगा और फ्रूटफुल रहेगा। तो प्लीज इस एक्ट से हम भाग नहीं सकते और ये जो राइसन एक्साइज एक्ट है इसको हम छोड़ नहीं सकते। कुछ सवाल थे बच्चों के, सर बाकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? तो जैसे ही लो कंप्लीट हो जाएगा देन हमारे पास सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की ही क्लासेस होंगी। उसके बाद सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के ही लेक्चर्स लगेंगे। हिंदी इंग्लिश की क्लासेस लगेंगी रेगुलर, ऑन द रेगुलर बेसिस हिंदी और इंग्लिश क्लासेस लगेगी। ठीक है, 11 से 12 क्लास होगी। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन 11 से 12 क्लास होगी, फिर 12 के बाद में टेस्ट होगा। ठीक है, तो एक बार ये लोक वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर हिंदी और इंग्लिश की ही क्लासेस में कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, कुछ बच्चों का ये भी था कि सर क्लास जो है वो जैसे पुराने लेक्चर्स जो हैं जो भी हिंदी इंग्लिश के हुए वो इस बैच में नहीं दिखाई दे रहे। बच्चों ने जब सर्च किए होंगे तो मैंने कल एक स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड किया था। प्लीज सर गाइड इज हाउ टू प्रिपेयर सेक्शन 25 इफ आई एम सेट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था कि हर्षित 25 को कैसे प्रिपेयर करना है? 25 को कैसे प्रिपेयर करना है? सिंपल सा तरीका है सर, जब भी कोई सेक्शन आपको लगता है कि यार फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट क्लास में 25 के लिए बताया तो था, कितने सारे प्रोविजन हमने डिस्कस किए थे आर्म सेट के लिए कि सेक्शन 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ। देखिए जो सेक्शन 25 है आर्म सेट का, समझिए हमने जो आर्म सेट में सेक्शन 25 पढ़ा, सुनिएगा सर, यही सेम इसी का सेम जैसे डिफाइन कहीं और जगह किया हुआ है और पनिशमेंट यहाँ दिए हुए हैं, सेम वैसे ही सर सेक्शन 54 है एक्साइज का। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकलिटी में ये एक्ट समझाऊंगा, जितना टाइम मेरे पास है, इस एक्ट से मैं कवर करूंगा। सेम प्रोविजंस हैं। लास्ट वाली क्लास को प्लीज अच्छे से लीजिए। अगर समझ में नहीं आया हर्षित तो प्लीज आप फोन पे बात कीजिएगा मेरे से। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सेट के बारे में, सेट को समझना कैसे और पढ़ना कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, प्री के लिए हर्षित बाद में बात कीजिएगा, अभी नहीं। आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, अभी यहाँ पे मैसेज मत लिखिए, अभी यहाँ पर वॉइस को कमांड को एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये लंबा है। आर्म सेट का जो भी डाउट होता है आप आर्म सेट में ही पूछिए। अगर कुछ डाउट रहता है तो अलग से मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई विल कॉल यू। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, इसको याद कैसे करना है। और ये एक्ट जो है ये खुद में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस चीज को जो बनाते हैं वो इसके वर्डिंग्स। ठीक है, इसके वर्डिंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसको बनाते हैं और समझते हैं, और कुछ कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कुछ डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेगी, जो इस एक्ट से पूछी जाएंगी। इस एक्ट पे और मेहनत इसलिए कीजिए क्योंकि ये आरजीएस के सिलेबस में भी आपको यही एक्ट पढ़ना है, तो इस पर डबल मेहनत की जा सकती है। मैथ्स में क्या सवाल आएंगे क्या सवाल नहीं आएंगे, आई वुड डिस्कस दोस क्वेश्चंस आल्सो। पूछिए हर्षित, सवाल क्या है वो पूछिए। मैं भी तो क्या पता आपके जैसे सवाल किसी और बच्चे का भी हो। हाँ हर्षित, एक्टिवेट कीजिए उसको, हैंड रेस कीजिए, मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। सवाल पूछिए अपना, क्या पता उन्हीं का सिमिलर डाउट किसी और बच्चे का भी हो, उनको भी हेल्पफुल हो। पूछिए मुझसे। ओके जी, बोलिए क्या सवाल था आपका? हेलो। हाँ हर्षित बोलिए, पूछिए क्या सवाल था?
सर इसमें इतनी सारी पेनल्टीज अगर दे रखी है तो सर इसमें क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा सर? इसको मैं वो समझ में नहीं आ रहा था सर। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सर इसमें? डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी आएगा देन ऑल्सो यू आर एबल टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे देखिए मैं आपको एक्सरसाइज एक्ट में और आर्म्स एक्ट में प्रॉब्लमेटिक सवाल का कंपैरिजन करके बताता हूँ, ठीक है ना। आई वुड कंपेयर बोथ दीज प्रोविजंस। मैं आपको दोनों प्रोविजंस को एक बार कंपेयर करके बता देता हूँ कि प्रॉब्लमेटिक सवाल दोनों में किस तरह से आ सकता है, ठीक है। ओके, मैं समझ गया आपका। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करना होगा। तो पहले मैं आर्म्स एक्ट को भी डिस्कस करूंगा, मुझे एक बार रिमाइंड नहीं रहेगा मुझे प्लीज, ठीक है ना। मैं आपका सवाल समझ गया। और कोई सवाल है आपका हर्षित इसके अलावा? नो सर। उधर से एक बार आर्म्स एक्ट का डायरेक्ट लेके आना, आयुध अधिनियम लिखा होगा उस पर। ठीक है हर्षित, ओके। तो सर का सवाल ये है कि सर अगर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आएंगे अगर इस एक्ट से तो वो किस तरह से आएंगे, उसको कैसे डील करना होगा। मैं बिल्कुल इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस यहाँ से क्या आएंगे और कैसे आ सकते हैं उसको समझते हैं हम, ठीक है। दीजिए पहले मैं आर्म्स एक्ट की बात करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने आर्म्स एक्ट को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि देखिए 25 एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें सारे प्रोविजंस की सजा दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से क्या प्रैक्टिकल सवाल बनते हैं उसको समझिए। एक बार प्लीज आर्म्स एक्ट निकाल लीजिए, एक बार प्लीज आर्म्स एक्ट निकाल लीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और क्या पता ऐसे सवाल किसी और बच्चे का भी हो, इसलिए मैं इसको यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। प्लीज एक बार निकालिए। ओके, तो एक बार मैं एक्ट भी निकाल लेता हूँ आर्म्स एक्ट, आपको एक बेटर क्लैरिटी के साथ मैं आपको आइडिया दूंगा। आर्म्स एक्ट पे आ जाइए प्लीज। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ सेक्शन 5 में। किस में आता हूँ सर? सेक्शन 5 निकालिए प्लीज आर्म्स एक्ट का। सेक्शन 5 बोलता है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर, सेल, आर्म्स और एम्यूनिशन। ये एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, ये एक घोषणात्मक प्रावधान है जो एक घोषणा करता है और ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी आदमी नो पर्सन शैल यूज, मैन्युफैक्चर, ऑब्टेन, प्रोक्योर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट, प्रूव, ये सब काम नहीं करेगा जब तक उसको लाइसेंस ना दिया जाए उस काम को करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है unless he holds in this behalf a license issued accordance with the provisions of this act and the rules made under, कोई भी अगर रूल्स भी बनाए हुए स्टेट गवर्नमेंट ने या कोई भी रूल्स बने हुए हैं उसके लिए। अब आप निकालिए सेक्शन 25। अब आप निकालिए सेक्शन 25। अगर प्रैक्टिकल सवाल यहाँ से आएगा तो उस तरह से आएगा, सब ऐसे आएगा। his age is 21 year and his name is suppose there is a person A, he is the age of 21 year, his name is Aslam and he is selling the country made arms, और या फिर आप उसको बोल सकते हो that he is selling any arm without holding any proper license, what would be his liability। अब इसकी लाइबिलिटी की बात करनी है तो लाइबिलिटी के लिए आपको जाना पड़ेगा 25 में। तो एक बार 25 निकाल लेते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल सवाल बनेगा। मैं आपको आज एक्सरसाइज के भी प्रैक्टिकल सवाल बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल सवाल इसमें सोल्व करने हैं। प्लीज, अगर आपको बेसिक फंडा समझ में आता है ना तो सवाल फिर कोई सा भी आए यू आर एबल टू सोल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है। पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंस, यहाँ पे देखिए whoever sells, procure, transfer, convert, repair under contravention of सेक्शन 5, जो भी कॉन्ट्रावेंशन करता है, जो भी कोई भी चीजें बेचता है, ठीक है, और जो शॉर्ट करता है बैरल को, फायर आर्म को कन्वर्ट करता है इमिटेशन में, सेक्शन 6 का प्रोविजन जो वॉयलेशन करता है, इसकी सजा जो है कलेक्टिवली यहाँ पे दी हुई है। यू विल सी द पनिशमेंट ओवर हियर।
ठीक है सर। तो इस तरह से आता है, मान लीजिए एक आदमी है जो सेल करता है या परचेज करता है या ट्रांसफर करता है, कन्वर्ट करता है, रिपेयर करता है गन्स एंड एमिनेशन को, तो उसके लिए सजा ऐसे द प्रोविजन शुड वर्क लाइक दैट। इज इट क्लियर? और प्रैक्टिकल सवाल अगर आपको जानना है तो लुक एट द ऑल द प्रोविजंस, लाइक सेक्शन 7 हो गया, लुक एट द ऑल प्रोविजंस। ठीक है, आपको उसे समझ में आ जाएगा कि किस किस कंसिडर में मैंने बात बताई थी। और लास्ट क्लास में भी मैंने ये डिस्कस किया था। देखिए ये जो प्रोविजन है, जिसको भी जो भी बच्चा नया है वो प्लीज इसकी क्लास लीजिएगा, जो लास्ट वाली क्लास हुई है आमचक की वो लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्साइज एक्ट। मैं एक्साइज एक्ट स्टार्ट करता हूँ अब। ओके, जैसे वहां पर प्रोविजन में सजा दी हुई है 25 में, वैसे यहाँ पे सजा दी हुई है 54 में। सो पहले मैं प्रैक्टिकलिटी में डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। देखिए राजस्थान एक्साइज एक्ट आरजीएस का पार्ट है, तो उसको उसी तरह से सम्मान दीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ना है। एक्साइज एक्ट एक दिन में याद नहीं होता है, एक्साइज एक्ट एक दिन में याद नहीं होता है, और हम लोग भी 3 टाइम पेपर लेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर टेकिंग द पेपर। जो नेक्स्ट मंथ होगा, अप्रैल का मंथ होगा, उसमें थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक एक दिन का गैप नहीं रहेगा, उसमें हर दिन टेस्ट होंगे, हर दिन टेस्ट होंगे। सो प्लीज जो बच्चे थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, तो अब याद करना स्टार्ट कीजिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम रिवीजन, वी विल डू द सेकंड टाइम रिवीजन, और थर्ड टाइम में हम लोग फुल लेंथ पेपर देंगे, फुल लेंथ पेपर देंगे। ठीक है, मई के महीने में सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ पेपर होंगे। सो वी हैव ए स्ट्रेटेजी, इससे ही प्लान कीजिए, मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, राजस्थान एक्साइज एक्ट की बात करता हूँ। देखिए ये एक ऐसा एक्ट है, इसमें मेरे को बहुत सारे केसेस मिले, बट दोज आर नॉट वेरी प्लॉजिबल। मतलब केसेस ऐसे थे जो हाई कोर्ट ने ही डिसाइड किए हैं। तो और मैंने आई हैव सीन वेरियस बुक्स एंड सोर्सेज, मैंने इसमें मनुपत्रा देखा, एसएससी देखा, तो देर आर वेरी फ्यू जजमेंट्स। तो मैंने वो जजमेंट्स को लिखा है, बट आई वुड गिव द पीडीएफ टू यू। मैं एक पीडीएफ दे दूंगा जिसमें इसका नाम लिखे होंगे। ठीक है, नोट्स का काम चल रहा है, नोट्स इस वीकेंड मतलब कल आपको कुछ कुछ नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स जो है वो डेली रेगुलर अपडेट चल रहा है उनका, कुछ नोट्स है जो टाइपिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो इस महीने में मैं कंप्लीट करा दूंगा। इस महीने में लो कंप्लीट होने के पहले यू विल गेट ऑल द नोट्स। तो दिस इज माय प्राइमरी टारगेट टू यू। 28 तक ये सारी क्लासेस चलेगी। आफ्टर इट उसके बाद में लैंग्वेज की पर डे क्लास होगी। तो जो भी फैकल्टी हम लोग असाइन करेंगे, तो हम उसी पे भी देख रहे हैं कि कौन सी फैकल्टी है जो बेस्ट सुटेबली आपको पढ़ाए। एक चीज जो मैंने इनसे बात करी है कि देखिए मुझे बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़वाना आप लोगों को। अगर उन्होंने लिखा है 10वीं 12वीं का लेवल पूछेंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर बनेगा लैंग्वेज का, तो मैं उसी लेवल पे आपको लेके जाऊंगा। मैं अननेसेसरी आपको आरएस की तरफ या फिर एसएससी बैंक की इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहता। मैं अननेसेसरी आपको आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपका बेसिक या फंडामेंटल सही है, देन यू वुड डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर, राजस्थान एक्साइज एक्ट। समझिए क्या है ये एक्ट और क्यों बनाया गया था इस एक्ट को। देखिए ये जो एक्ट है, मैं पढ़ाने नहीं आया आपको, ना मैं पढ़ाऊंगा इस एक्ट को। अगर आपको पढ़ना है तो इसमें पुरानी क्लासेस ली हुई एक्साइज एक्ट की मैंने। अब एक्साइज एक्ट होता क्या चीज है सर? एक्साइज एक्ट वो जो आपका ये अधिनियम क्या होता है, एक्साइज से हर चीज रेगुलेट होती है। एक्साइज से बहुत ज्यादा फंड मिलता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी एक्साइज पॉलिसीज बदलती रहती है, और एक्साइज पॉलिसीज का जो भी होता है वो एक्साइज एक्ट के थ्रू अपन गवर्न होता है। मेनली इसमें क्या होता है सर, कोई भी आदमी ट्रांसपोर्ट करता है, सेल करता है, या कोई आदमी कंट्री में लिकर बनाता है, कुछ कुछ डेफिनेशन समझिए। मैं आपको कुछ कुछ डेफिनेशन समझाता हूँ। राजस्थान की टर्मिनोलॉजी भी इसमें बहुत सारी जगह यूज की गई है। आई वुड ऑल्सो डिस्कस दोस टर्म्स टू यू। देखिए बियर की डेफिनेशन नहीं याद करनी, ठीक है, क्योंकि ये प्री का लाइक सवाल था, अब ये प्री जा चुका है। डी नेचर का मतलब क्या होता है सर? डी नेचर मतलब होता है कोई भी विकृतिकृत, मतलब ऐसी कोई चीज जो कि डेट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसमें सिर्फ एक लाइन का अंडरलाइन कर लीजिएगा, एनी स्पिरिट विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज द की वर्ड हियर। ठीक है, जो कि सेक्शन 42 के अंदर भी रेफर किया हुआ है कि भैया जो जो चीज है उसको पिएगा इंसान तो डेफिनेटली जाएगा। दो तरह के एल्कोहल होते हैं सर, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज गुड, मतलब मिथाइल अल्कोहल इज नॉट गुड। मिथाइल अल्कोहल अगर बनता है तो वो पॉइजनस काम करता है। आगे चलिए, एक्सेसिबल आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि ये एक्ट किस किस आर्टिकल्स पर लागू हो रहा है। स्पिरिट हो गया, फर्मेंटेड लिकर हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल लिकर हो गया, डीनेचर्ड हो गया, एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग पे भी ये एप्लीकेबल है।
स्टिल्स हो गया, अप्लायंसेस हो गया। देखिए एक और बात देखिए, एक बात समझिएगा, किसी भी चीज को लिक्विड में आप कंज्यूम कर रहे हो तो वहां पर लग जाएगा एक्साइज एक्ट। किसी भी चीज को लिक्विड में कंज्यूम कर रहे हो, कंजम्पशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है सीरियंस से आप ले रहे हो, कंजम्पशन का मतलब है इन द लिक्विड फॉर्म यू आर, लाइक आप पी रहे हो किसी चीज को, तो वो एक्साइज एक्ट के दायरे में आता है। सर डिफरेंसेस नहीं लिख पाते हो नोट्स में, हिंदी में मिल सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, मैं आपको देखिए डिफरेंसेस वाले जो सवाल होते हैं मेनली आईपीसी में डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन है। सब फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आर इन सीआरपीसी और आईपीसी में ही मेनली डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं। सो यू विल गेट द नोट्स, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना, उसके लिए वो मेरी हेडक है यार, वो तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे है उन सब चीजों की। आप लोगों से ज्यादा परेशान मैं हूँ। ये तो आरजेस की वैकेंसी आ गई, इस वजह से मेरे को एक क्रैश कोर्स का बैच चलाना पड़ा, अदरवाइज ये अब आपको और जल्दी मिल जाए। मैं थोड़ा सा उसमें अभी फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपना टाइम निकाल लूंगा। सैटरडे को क्लास मैंने ऑफ कर दी परमानेंटली, देयर शेल बी नो लेक्चर ऑन सैटरडे नाउ। तो मैं अपना टाइम रिसर्च पर्पस में देना चाहता हूँ। ठीक है, अब समझिए सर डेफिनेशंस कौन कौन सी पढ़नी है। डेफिनेशंस को एक बार मैं मार्क करा देता हूँ। जब मैं डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ तो एक्साइज ड्यूटी डेफिनेशन देखिए सर, बहुत छोटे नंबर में, बहुत छोटे नंबर मतलब होता है आरपीएससी का जो अपना एपीओ है, इसमें 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक जो सवाल होंगे वो होंगे वेरी शॉर्ट, दूसरा है शॉर्ट, थर्ड इज ऐसे राइटिंग। ये सेम पैटर्न फॉलो किया जाता था आरपीएससी में, आज से नहीं 1985 से 80 से 1980 से ये पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। अब यहाँ पे 300 नंबर का पेपर है, तो ये मान के चलिए कि पेपर आसान होगा बट पेपर लेंदी होगा, और 50% का कैप रहेगा, 40% का कैप रहेगा। आप कितने अच्छा लिख लीजिए, यू विल नॉट गेट मार्क्स मोर देन 50%। और जनरल के लिए जो कट ऑफ है, बेसिक कट ऑफ है, वो है 40%, दैट मच यू हैव टू स्कोर। और बाकी जो कैटेगरीज है उसके लिए 35% का स्कोर उनको करना होगा। अब जब मैं बात करता हूँ एक्ट की, तो ये जो एक्ट है इसमें प्रैक्टिकल सवाल बनते हैं और बहुत अच्छे से बनते हैं। प्रैक्टिकल सवाल के लिए पहले डेफिनेशन देख लीजिए। एक्सेस रेवेन्यू की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी सर। फर्मेंटेड लीकर, छोटी छोटी जो डेफिनेशन आएगी जिसमें सिर्फ एक एक दो दो लाइन लिखनी होगी, ये 3 नंबर के 40 सवाल आएंगे इसके। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ठीक है ना। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। देखिए डेफिनेशन से डेफिनेशन निकल रही है, अगर आपने ऊपर नोटिस किया हो तो एक्सेसिबल आर्टिकल के अंदर आपको इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग भी मिलेगा। इसकी जो डेफिनेशन है इंटॉक्सिकेटिंग, एक्सेसिबल आर्टिकल की डेफिनेशन में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन भी दी हुई है, जो आपको मिलेगी सर 314 में, 314 में इसको आपकी सेक्शन 3 क्लोज 14 में इसकी डेफिनेशन मिलेगी। और जो डेफिनेशन है ये बड़े क्वेश्चन के लिए बनी है, ठीक है सर। ये दो मतलब ये छोटे सवाल में नहीं पूछी जाएगी इस डेफिनेशन को। लीकर की डेफिनेशन देखिए सर। सर हर शराब जो बनती है, सारी की सारी शराब जो बनती है वो बनती है मोलासेस से। देखिए शराब जो है वो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन का। और फर्मेंटेशन जो होता है उसमें जो आप फर्मेंटेशन होता है किसी को एयर टाइट करके उसको सड़ा के रखना, डेट इज फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया का पहला प्रोडक्ट जो मिलता है वो होता है मोलासेस। मोलासेस से ही आपका विस्की बनती है, वोडका बनती है, रम बनती है। ये 3 बाई प्रोडक्ट होते हैं इसके मेनली। पचवई, पचवई का देख लीजिए क्या होता है। पचवई का मतलब होता है फर्मेंटेड राइस, मिलेट और जो भी ग्रेन से आप मिक्स लिक्विड बना रहे हो, ठीक है, चाहे वो डाइल्यूटेड हो या चाहे डाइल्यूटेड ना हो, उसको हम पचवई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा पार्ट हमारे इसमें आएगा, पहले अब वो चीज देख लीजिए। डेफिनेशन क्लोज में मेजर मेजर जो डेफिनेशन है वो आपको करनी पड़ेगी। अब क्या क्या पार्ट आ रहा है इस मेंस के अंदर वो समझिए पहले। देखिए सर मैं एक बार सिलेबस डाल दूंगा जो आपस 1 to 7 पूरा आएगा सर, 8 to 27 पूरा आएगा। अपार्ट फ्रॉम इट चैप्टर 8 इसमें 43 to 53 के प्रोविजंस हैं, ये आएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा आपका वो रहेगा चैप्टर 9। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा सर चैप्टर 9, ये रहेगा 54 to 70। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाएंगे फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस के पर्पज से जो बड़े सवाल आएंगे वो 54 से 70 में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट्स दिए हुए हैं। और देखिए पनिशमेंट देने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको पनिशमेंट पूछ रहा है वो आपसे, कुछ अदर फॉर्म्स भी जो आपको लिखनी होगी उसमें। मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूँ एक्साइज एक्ट की, ठीक है ना। एक बार प्लीज आप डायरेक्ट निकालिए।
एक बार आप प्लीज ब्रेक निकालिए। सेक्शन 16 की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। सेक्शन 16 निकाल लीजिए, काइंडली लुक एट सेक्शन 16। मान लीजिए प्रैक्टिकल सवाल आया है ऐसे कि सपोज देयर इज ए पर्सन जो गांव में कंट्री मेड लीकर बनाता है, कंट्री मेड लीकर प्रिपेयर करता है, व्हाट वुड बी हिज लायबिलिटी एंड पनिशमेंट। कहां पर इसका प्रोविजन दिया हुआ है, तो यू हैव टू मेंशन दोज थिंग्स। जैसे सेक्शन 16 यहाँ पर लगेगा। आप इसका पनिशमेंट अगर आप देखोगे तो सेक्शन 54A। तो प्लीज डायरेक्ट में जाके एक बार सेक्शन 54A देखिए और सेक्शन 16 देखिए। मैन्युफैक्चरिंग जो दी हुई है वो कहाँ दी हुई है सर, 16 की। 16 में सिर्फ प्रोविजन बताया हुआ है कि कोई पर्सन ये नहीं करेगा, अगर करेगा तो कहाँ प्रोविजन दिया हुआ है सर, 54A में। एक बार 54A निकाल लिए प्लीज। मैं स्क्रीन स्विच नहीं कर सकता वरना मैं यहाँ पे डायरेक्ट में दिखा देता आप लोगों को। 54A पढ़िए। 54A पढ़िए। Whoever import, export, transport, manufacture, collect, sell, purchase any accessible article। और यही हेडिंग किसकी है सर, यही हेडिंग किसकी है, 16 की भी यही हेडिंग है। तो मतलब 16 की जो जो भी सजा मिलेगी, 16 में जो भी सजा मिलेगी, 16 में सिर्फ एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। 16 में सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है कि कोई भी आदमी क्या नहीं करेगा सर, एक्सेसिबल आर्टिकल मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो सजा कहाँ दी हुई है, 54A में दी हुई है। आगे बढ़िए, सेक्शन 17 में आइए। सेक्शन 17 में आइए। मान लीजिए जब कभी भी शराब बनती है, गांव के अंदर, तो वो बेसिकली मटके और घड़ों को सजा के एक उसे बनाया जाता है स्पेस। बेसिकली एक मटके के ऊपर दूसरे मटके को सील पैक किया जाता है यहाँ से, और उससे एक पाइप जो होता है वो नीचे ऐसे जा रहा होता है, और ये इसमें कलेक्ट करते रहते हैं, और नीचे से दिन भर आग लग रही थी। इसको कहते हैं भट्टी। क्या कहते हैं इसे, देखिए शराब की जो भट्टियां होती है, शराब की भट्टी में ऐसे ही फर्मेंटेशन का काम चलता है और फर्मेंट करके शराब को कलेक्ट किया जाता है। अगर कोई मान लीजिए कोई भी पर्सन एस्टेब्लिश करता है डिस्टिलरी या कोई वेयर हाउस एस्टेब्लिश करता है, उसका जो पनिशमेंट आप देखेंगे वो पनिशमेंट आपको मिलेगा सेक्शन 54C के अंदर। सेक्शन 54 का सी क्लोज पढ़िए एक बार। सेक्शन 54 का सी क्लोज पढ़िए। सेक्शन 17 सिर्फ एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो जो पनिशमेंट वाला प्रोविजन है, तो सर कोर्ट में जो काम होता है, कोर्ट में सेक्शन 16 लगेगा तो साथ में 54C भी लगेगा। देखिए देखिए डिफाइन किया हुआ है और साथ में इसको सबपठित किया जाता है, मतलब इसको रीड विधि ही हमेशा लिखा जाता है कोर्ट के प्रोविजंस में भी, ठीक है, क्योंकि सजा कहाँ मिल रही है, वहां मिल रही है। आप आइए सेक्शन 18 में। आइए सर सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 ये बोलता है कि रिमूवल ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल फ्रॉम डिस्टिलरी। कोई भी आदमी अगर एक्सेसिबल आर्टिकल को डिस्टिलरी से रिमूव करेगा, मतलब मान लीजिए आपने एक डिस्टिलरी को एस्टेब्लिश किया गांव में जो कि इलीगल थी, एक आदमी आपने रखा जिसका पर्पस क्या है, शराब को कलेक्ट करना और उसको बोतल्स में पैक करना। उसका क्या उद्देश्य है सर, शराब कलेक्ट करना और बोतल्स में पैक करना, ठीक है। अब इसकी जो सजा दी हुई है वो दी हुई है आपको, सेक्शन 18 की सजा दी हुई है। 54E पढ़िए, 54E। 54E में लिखा हुआ है, रिमूव एनी एक्सेसिबल आर्टिकल फ्रॉम एनी डिस्टिलरी, पॉट स्टिल, ब्रूअरी, वेयर हाउस एस्टेब्लिश और लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। कभी कभी क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए एक आदमी ने लाइसेंस लेके शराब की फैक्ट्री खोली, लेकिन उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। आप ये जब इस प्रोविजन को पढ़ेंगे तो देयर आर प्रोविजंस जहां पर अगर लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा तो उसको उसको रिमूव करना पड़ेगा। देयर इज ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड जहां पर उसको उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको अगर उसमें देखोगे आप ई के अंदर, तो वहां पे लिखा हुआ है लाइसेंस अंडर दिस एक्ट एस्टैब्लिश। भले ही लाइसेंस मिलते टाइम किया गया था, लेकिन अगर वो यूज करता है अनऑथराइज्डली उसको, तो भी उसके अंदर लायबल है। आगे देखिए प्लीज, सेक्शन सेक्शन 11 देखिए एक बार।
सेक्शन 11 देखिए, सेक्शन 11 देखिए, इंपोर्ट ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल। सवाल आ सकता है ऐसे कि सर हरियाणा से एक शराब का ट्रक जा रहा था गुजरात, उसको डूंगरपुर के पास या उदयपुर के पास में पुलिस वालों ने रोक लिया। मतलब there is a truck which is full of liquor is going from Haryana to Gujarat, और that truck was stopped in डूंगरपुर और बांसवाड़ा उदयपुर, वहां पर उसको बॉर्डर स्टेट पे रोक लिया। क्या प्रोविजंस लगेंगे, क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे? तो वहां पर लागू होगा सेक्शन 11, रीड विद सेक्शन 54। तो प्रोविजंस जो है सर वो इस तरह से काम करते हैं, वो इस तरह से एप्लीकेबल होते हैं इस एक्ट के अंदर। सेक्शन 11 हो गया, सेक्शन 12 हो गया। तो जैसे एक्साइज एक्ट में जैसे 54 है, वैसे ही आर्म्स एक्ट में है सेक्शन 25। बात समझ में आई? ये दोनों प्रोविजंस जो हैं ये इस तरह से इनको बनाया गया है कि आपको एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन दे देंगे, उसके बाद में उसको सजा का कहाँ दे देंगे, इधर इन 25 और 54। तो अकॉर्डिंगली एक्ट काम करता है, और ऐसे ही इस एक्ट को पढ़ना, अननेसेसरी चीजें मत पढ़ना। देखिए एक्ट में मेंस में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, इसका कोई यूज नहीं है। जैसे आर्म्स एक्ट में लिखा हुआ है हु हैज पावर टू मेक रूल्स। अभी मेंस में नहीं पूछते, ये प्रीलिम्स में हो सकता है, इट वुड बी इन प्रीलिम्स बट नॉट इन मेंस। देखिए पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर लेंदी आएगा। मैं आप सभी भी कह रहा हूँ पेपर टफ नहीं होगा, पेपर लेंदी होगा। तो कंटेंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए और सॉरी, और एक्साइज एक्ट जो है ना सर, इसको इसी तरह से लिखिए, इसको इसी तरह से पढ़िए। जब आप कोरिलेटिव करके पढ़ेंगे उसे, देन यू विल अंडरस्टैंड। मैं चाहूँ तो प्रैक्टिकल सवाल आपसे बहुत सारे पूछ सकता हूँ इसमें, लेकिन मैं नहीं चाहता अभी, क्योंकि आप पहले याद कीजिए एक्ट को। आप उस एक्ट के जो देखिए अभी जो आपने आर्म्स एक्ट में पेपर देखा हुआ, तो मैंने सिंपल हेडिंग लिख के ही सवाल पूछे हैं। आप बहुत सारे सवाल में, मैं चाहता तो इसको प्रैक्टिकल और बना सकता था, बट मैं ये करूंगा जब मैं फुल लेंथ में आऊंगा। मैं ये करूंगा जब मैं सारे पेपर्स एक्स्ट्रा कलेक्टिवली लेना स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं एक भी दिन का आपको गैप नहीं दूंगा, वहां मैं ऐसा करूंगा। बट फॉर द राइट नाउ मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं आप प्रोविजंस के नाम याद कीजिए। जैसे सेक्शन 11 क्या है, 12 क्या है, 19 क्या है, 20 क्या है, 21 क्या है, 22 क्या है। इंपोर्टेंट प्रोविजंस एक तो ये है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर उधर के प्रोविजन को याद करने में समय मत बिगाड़ना। दूसरी बात, क्या इंपोर्टेंट प्रोविजन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी समझिए। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ में आया? एक बार जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ समझ में आया कि जिस वे में, जिस पर्सपेक्टिव में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आई विल अंडरस्टैंड दैट। बताइए मुझे कि कैसे इसको ये कोरिलेशन ऑफ सेक्शन समझ में आया, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके ओके, देखिए ये एक्ट को लाइटली इसलिए मत लेना क्योंकि ये एक्ट आरजेएस में भी आएगा, और आरजेएस में भी इसकी यही सब प्रोविजंस पूछेंगे। दूसरी बात ये, इस प्रोविजन में आप एक बार चैप्टर 9 में आ जाइए। चैप्टर 9 में जो इंपोर्टेंट प्रोविजन है, चैप्टर 9 में जो इंपोर्टेंट प्रोविजन है उसको समझिए। इसमें सर 54 इंपोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं, जैसे आप देखिए सेक्शन 23 रीड विद बनता है सेक्शन 55 विद सेक्शन 55। 23 के साथ में 55 को पढ़िए। जब आप इसकी एक बार बेर रीडिंग करेंगे और आपको जब ये एक्ट समझ में आएगा कि हाँ इसको उसके साथ करना है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इस एक्ट को लिखना कैसे है, इस एक्ट को लिखा कैसे जाएगा, इस एक्ट को करना कैसे, समझना कैसे है। तो प्रोविजंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोविजन की बहुत ही ज्यादा इन्होंने टिपिकल प्रोविजंस बनाए हैं। द प्रोविजंस आर वेरी इजी, द प्रोविजंस आर वेरी प्लेन इन लैंग्वेज, वेरी सिंपल इन लैंग्वेज, बट यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे एक प्रोविजन हमने पढ़ा, एक प्रोविजन अभी हमने देखा, दैट इज द सेक्शन 42, आई बिलीव दैट इज अ 42। अभी डीनेचर्ड हम स्प्लिट पढ़ रहे थे, उसमें कौन सा था, एनी फिट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसमें कौन सा सेक्शन इन्होंने, एक पढ़िए 42 पढ़िए सर, 42 देखिए 42। आपको जब ये एक्ट समझ में आएगा तो थोड़ा सा आप समझोगे इसको कि हाउ वी हैव टू डील विद दिस सेक्शन। जैसे 42 पढ़िए एक बार, ठीक है। अब 42 में बताया हुआ है, 42 में अगर आप देखोगे तो प्रोहिबिट करने की बात की गई है, ठीक है ना। इसका ई क्लोज पढ़िए, 42 का ई क्लोज पढ़िए,
42 में ई देखिए, prescribing the restriction that the condition any license, permit or pass may be granted, including the provisions for the following matters: the prohibition of admixture with an accessible article deemed to be noxious or objectionable. ठीक है ना सर? अब आप 42 के साथ इसको देखिए, 42 के साथ आप 56 पढ़िए एक बार, 42 के साथ में एक बार आप 56 पढ़िए। देखिए प्रोहिबिशन वहां लगाई जा रही है, बट द पनिशमेंट इज गिवन अंडर सो एंड सो सेक्शन। सो हर एक सेक्शन कोरिलेट हो रहा है पीछे वाले पेनल्टी के प्रोविजन के साथ में। तो इसलिए कह रहा हूं मेंस में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहेगा वो तुमसे पूछेगा पेनल्टी, वो तुमसे पूछेगा पनिशमेंट की पनिशमेंट क्या है, लेकिन लिखना आगे वाला पार्ट भी पड़ेगा। समझ में आई? और ये तभी हो पाएगा जब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। सर देख लीजिए एग्जाम आ गई है, 3 महीने का समय है, और देखिए बहुत अच्छा है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मानता हूं 15 में से एक का कंपटीशन है, लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट लिखो, प्रेजेंटेबल आंसर्स लिखो और बहुत सारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाओ, तो देयर आर वेरी फेयर चांसेस कि एग्जाम निकल जाए। क्योंकि आधे बच्चों का दिमाग हो गया खराब, आरजेस के पीछे वो जा रहे हैं, जाने दो, लेट देम गो देयर। लेकिन प्लीज आप लोग अभी ये बात ध्यान रखिए कि आरजेस का अभी कोई ठिकाना नहीं है कि आरजेस आएगी नहीं आएगी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर फॉर्म भरने पे रोक लग गई है, फॉर्म नहीं भरने दे रहे, सर्वर डाउन चल रहा है, तो that might be possible. So you have a very bright chance कि बहुत सारे बच्चों ने तो पेपर दिया ही नहीं, अटेंडेंस वैसे ही शॉर्ट थी, और मेंस लिखने का अगर मौका मिल रहा है तो प्लीज इस मौके को भुनाइए, ठीक है ना? इससे कुछ प्राप्त कीजिए इससे, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही को सिलेक्ट होना है। और देखिए मेरा काम कहने का है, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट टाइम रिविजन, देन वी विल डू नेक्स्ट मंथ सेकंड टाइम रिविजन, और लास्ट में फुल लेंथ पेपर देंगे। फुल लेंथ पेपर से क्या होगा, तो आपकी एक तो 3-4 महीने की मेहनत है, उसका एक कंडक्टिव रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन जब इस एक्ट को पहली बार पढ़ेंगे तो कम याद होगा, ये मैं खुद आपसे कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुपर ह्यूमन आपको बनना है, लेकिन मल्टीपल टाइम जब आप इस एक्ट को रिवाइज करेंगे, 3 बार क्लास में हो जाएगा, और जब फुल लेंथ होंगे तो फुल लेंथ में आप 4 बार और रिवाइज कर लेंगे, मतलब 8 से 9 बार इस एक्ट को पढ़ लोगे, ये एक्ट नहीं जाएगा हाथ से निकल के। पर प्लीज डू सम हार्ड वर्क ओवर इट, इसमें मेहनत कीजिएगा। और अभी अगर आप इस टाइम पे आप अगर 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो आप, एटलीस्ट 10 to 12 आवर अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, तो ये दुख की बात है, तो ये फिर दिक्कत में आएगा एडमिशन। मैं मानता हूँ हिंदी इंग्लिश एक मेजर फैक्टर रहेगी, हिंदी इंग्लिश एक मेजर फैक्टर होगी, हिंदी इंग्लिश कवर की जा सकती है, हिंदी इंग्लिश को आप पकड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कार्यालय पत्र का, मैंने आपको फॉर्मेट दिया, आपने 2-3 बार हाथ से निकाला, इसके बाद में मैंने आपको कुछ ट्रांसलेशन के लिए दिया, आपने 2-3 बार हाथ से निकाला, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर जो एक्साइज एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, या फिर जो छोटे एक्ट है जो आपने, जो सब बच्चे जिसको इतना डीप में नहीं जाके पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चों से अगर कंपटीशन लेना है सीधा सीधा, तो यहाँ पे लीड बनाइए। एपीओ में जो चीज आपको लीड दिलाएगी, एक तो लैंग्वेज है और दूसरा है ये माइनर्स। क्योंकि देखिए सीआरपीसी, आईपीसी या फिर एविडेंस हो, वो सब बच्चा लिखता है, वो हर बच्चा लिखता है। डिफरेंस पूछा है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, हर बच्चा लिखेगा, सबको एवरेज मार्क्स मिलेगा। लेकिन इफ यू वांट टू, अगर आपने यहाँ पे स्कोर किया, इफ यू स्कोर्ड हियर, तो फिर डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट रहेगा और एक एडेड एडवांटेज रहेगा। तो इस सेक्ट को पढ़ना कैसे वो समझिए। याद देखिए प्री के हिसाब से याद करना डिफिकल्ट है सेक्ट को, लेकिन मेंस के लिए एक आसान है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है। जैसे बीयर में 6 एलिमेंट होते हैं, अब नहीं याद रहेगा बीयर में 6 एलिमेंट है, और कुछ चीजें आप भूल गए। लेकिन जब आप 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार रिवीजन करोगे मेंस के लिए और पढ़ना कैसे है, तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होगा। आप मेरे पास आए हो तो जो आप जितने सीरियस हो, मैं आपसे उससे 10 टाइम्स ज्यादा सीरियस हूँ विद रेस्पेक्ट टू दीज लेक्चर इन द क्लासेस। ये इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को रिजल्ट देना है या ये देना है, नहीं सर, मुझे अच्छे से करवाना है काम। अदरवाइज मैं बैच शुरू नहीं करूंगा, अगर बैच स्टार्ट करूंगा तो फिर अल्टीमेटली मैं उसको अचीव करूंगा। तो प्लीज समझिए कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सर यहाँ पे 54 ABCD, इनको प्लीज मिस आउट मत करना। 54 ABCD इसको मिस आउट मत कीजिएगा। ये जो 54 ABCD जो आपको दिख रहे हैं, डोंट मिस आउट दोज प्रोविजंस, ठीक है? अब ऐसा हुआ है सर, जैसे सेक्शन 12 में आप ट्रक लेके जा रहे थे, तो सेक्शन 12 के साथ में एक और क्या प्रोविजन लग जाएगा, 54A भी लग जाएगा। सर बताया था ना मैंने आपको कि ट्रक लेके जा रहे हैं, सेक्शन 11।
सेक्शन 12, तो रीड विद 54A भी उसमें साथ ही लगेगा, क्योंकि देखिए ओनर ऑफ एनिमल, कार्ट, वेसल, राफ्ट, मोटर व्हीकल और एनी अदर मीन्स, जो ओनर की क्या लाइबिलिटी होगी, ओनर की लाइबिलिटी होगी 54A में, और जो पर्सन जो लेके गया है, जो मौके पे मिला है, उसकी क्या लाइबिलिटी होगी, उसकी लाइबिलिटी होगी 54 में। उसकी लाइबिलिटी क्या होगी सर, 54 में। मतलब जो गाड़ी का ओनर है वो कहाँ लाइबल है, 54A में। जो गाड़ी में उस टाइम प्रेजेंट था, जो मौके पर मौजूद है, उसकी लाइबिलिटी कहाँ होगी, 54 के ए में, 54 क्लोज ए, कैपिटल ए नहीं, 54 क्लोज ए। बात समझ में आई, क्या समझाना मैं आपको चाह रहा हूं। देखिए इन प्रोविजंस को अगर आप ऐसे पढ़ोगे, 54 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी फॉर एडल्ट्रेशन रिजल्टिंग इन डेथ, इसको प्लीज रीड कीजिएगा 54B। आई नो द प्रोविजंस आर वेरी लेंथी, और ये कुछ प्रोविजंस है जो बहुत ही ज्यादा एट लेंथ दिए हुए हैं। ऑर्डर फॉर कॉम्पनसेशन 54C, 54D, so you cannot miss out those provisions, you cannot miss out those provisions। जैसे आप 55 पढ़ेंगे तो 55 में दिया हुआ है साहब, 55 का ए पढ़िए, whoever in contravention of section 22, कहां जा रहा है सर, 55 में। whoever in contravention of section 23, कहां जा रहा है सर, 55 में। तो आपको समझना पड़ेगा कि these are the provisions which have been given here। 42 के साथ में 56 पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप इसको रीड करेंगे इन प्रोविजंस को, then you will have a better understanding of these provisions, you will have a better understanding of these provisions। अपार्ट फ्रॉम इट, ये जो एक्ट है, इस एक्ट में से एक तो देखिए ये चीज आएगी कि एक तो ये सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे, इसके अलावा जिस पे आपको ज्यादा एम्फेसिस करना है, इसके अलावा जो पॉइंट जिस पे आपको ज्यादा एम्फेसिस करना होगा, दोज प्रोविजंस आर 9A, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 21, 23, and the section 43, प्लीज मार्क कर लीजिए, 43, 45 and 52 पेनल्टी वाला पार्ट जो है सर, काइंडली डू नॉट मिस दैट सेक्शन। एक सेक्शन 71 को मिस मत कीजिएगा सर। सेक्शन 71 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये एग्जाम्पशंस की बात करता है। किसकी बात करता है सर, सेक्शन 71 टॉक्स अबाउट द सर्टेन एग्जाम्पशंस, कि कहां कहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है सर, एक और चीज समझिए, एक और चीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मेंस के सिलेबस में बहुत कम एक्ट ऐसे हैं जहां पर शेड्यूल दिया हुआ है, जैसे सीआरपीसी में शेड्यूल दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, शेड्यूल। अगर आप जब भी शेड्यूल को पढ़ोगे तो शेड्यूल के साथ में यू हैव टू रीड 66A, 66A आपको शेड्यूल के साथ में ही पढ़ना है, 66A। तो 66A इज ऑल्सो इंपोर्टेंट प्रोविजन, 66A। ठीक है सर, यहाँ पर सिक्योरिटी ली जाती है फ्रॉम द पर्सन, और सिक्योरिटी का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म है, जो वो दिया हुआ है सबके शेड्यूल के अंदर। ठीक है, सो आई हैव फाउंड वेरी फ्यू केसेस इन दिस एक्साइज एक्ट में, मेरे को केसेस कम मिले। दूसरी बात ये, एक्साइज एक्ट को पढ़ना कैसे है, डेट यू विल अंडरस्टैंड। और मैं सवाल भी कल ऐसे ही पूछूंगा, ओके कल मैं सारे सवाल प्रैक्टिकल पूछता हूँ, ठीक है ना। आप बताइए कल का पेपर में पूरा प्रैक्टिकल बना दूं, बताइए मुझे। देखिए इसके लिए कुछ अवेलेबल मटेरियल मार्केट में है नहीं, तो जो भी इसमें हम लोग एमसीक्यू भी जब बना रहे थे या फिर हम लोग मेंस के लिए भी ले रहे थे, तो सारे सवाल हम लोग खुद ही बनाए हैं। बताइए आप लोग, या फिर मैं सेकंड राउंड में आपसे प्रैक्टिकल पूछूं, जो जब सेकंड टाइम हम पढ़ेंगे, ये एक्ट पढ़ना कैसे ये समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। लेकिन जब आप सीधा सीधा एक्ट पढ़ोगे तो आपको एक बहुत बोरिंग लगेगा। बताइए मुझे, शुड आई टेक द पेपर प्रैक्टिकल? बताइए, शुड आई एंटर इनटू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द केस? अभी बना दो सर, सेकंड टाइम में पूछ लेना।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम है, मैं तो देखो पूछ सकता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। जब सेल्फ अज्यूम फैक्ट्स हैं तो सेल्फ अज्यूम फैक्ट तो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक्सरसाइज 8 के साथ मैं आपको तरीका बता सकता हूँ पढ़ना कैसे है। और पढ़ने का काम कौन करेगा? सर पढ़ना आप ही को पड़ेगा, और 10 से 12 घंटे अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे तो ये बहुत दिक्कत देगा आपको आगे चल के। तो प्लीज फर्स्ट टाइम में देखिए, लो एक ऐसा सब्जेक्ट है फर्स्ट टाइम में उतना ही हार्डवर्क मांगता है, सेकंड टाइम में थोड़ा कम आपको समझ में आता है कि कहाँ कहाँ में मेहनत करनी, कहाँ मेहनत नहीं करनी है, और थर्ड टाइम में आपको पूरा सिलेबस होगा। थर्ड टाइम में मैं आपको फुल लेंथ कैसे होंगे अपने, ये समझ लीजिए आप। सर हर संडे को फुल लेंथ होगा, हर संडे को फुल लेंथ होगा, तो संडे के पहले आपके पास होंगे 6 दिन। तो 6 दिन आपके पास जब हैं, तो 6 दिन में आपको 11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेंस, 11 सब्जेक्ट प्लस हिंदी इंग्लिश। और पूरा मई संडे संडे सिर्फ टेस्ट होंगे, पूरे संडे टेस्ट, सब सिर्फ आपके टेस्ट ही चलेंगे। जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सीआरपीसी के, आईपीसी के, अब जब मैं एविडेंस कराऊंगा तो आई हैव ए डिफरेंट अप्रोच विद रेस्पेक्ट टू एविडेंस ऑल्सो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।